भारतीय जनता पार्टी वो अल्पसंख्यकों के साथ न्याय नहीं करती है। पन्ना प्रमुख से लेके हमारे कार्यकर्ता उस तक के उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की। पारदर्शिता के साथ भारत का लोकतंत्र अपने सबसे बड़े चुनाव के दौर से गुजर रहा है। तो इस दृष्टि से उन लोगों ने आंकलन किया। हमारी जो स्वीकार्यता है समाज के सब वर्ग में है, पर वो उसके तो लिए 400 पार। मगर वो तो बाकी नेता बोल रहे हैं कि आप पूरा संविधान ही बदलवा दोगे। ये चर्चा का विषय होते रहा, इसीलिए हमने कहा कि हमको 400 पार इसलिए चाहिए हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात। नमस्कार। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, गणराज्य है, जहाँ पे जनता ही अपना शासक चुनती है और जनता के चुने नुमाइंदे कानून बनाते हैं। उसी पे अभी चल रहा है भारत का सबसे बड़ा पर्व, जिसे लोकतांत्रिक पर्व कहा जाता है, वो है लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव जो अभी भारत में चल रहा है, इस पे पूरे विश्व की नज़र है। इसकी प्रक्रिया भी काफ़ी लंबी होती है। भारत के इतने बड़े जनसंख्या वाले देश में भी एक शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करा लेना, एक सफल चुनाव करा लेना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। कैसे हो जाते हैं चुनाव, कैसी प्रक्रिया है, जनता के बीच में जनता के प्रतिनिधि कैसे पहुंचते हैं, कैसी अपने दावों को रखते हैं, कैसे वादों को ले जाते हैं और जनता की चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, इसे समझने के लिए विदेश से लगभग 7 सदस्यीय दल अभी छत्तीसगढ़ में भी आया हुआ था, जो मॉरिशस, रूस, नेपाल और बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल शामिल था। क्या आए थे, क्यों आए थे और क्या यहाँ पे वो सीख के गए हैं, इस पे हम बात करेंगे पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू जी से, क्योंकि चंद्रशेखर साहू जी भी उस प्रतिनिधि मंडल को छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में विभिन्न जो चुनाव के क्षेत्र रहे हैं उस पे उनके साथ घूमते रहे और उन्हें बताते रहे हैं। तो सबसे पहले साहू जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार, नमस्कार अभिनंदन है नमस्कार। प्रोग्राम पे। तो जय श्री राम अभी जो 7 सदस्यीय दल आई थी, जी। तो जिसमें विदेशी प्रतिनिधिमंडल था, और तो उनके आने का क्या मकसद रहा और आप उनके साथ में काफी समय व्यतीत किए हैं, तो कि 4 दिवसीय प्रवास तो उनका काफी प्रभावी रहा है, जी। उनके दृष्टि से भी हमारी दृष्टि से भी। भारतीय जनता पार्टी के जो चुनावी कैंपेन है, भारतीय जनता पार्टी के जमीनी स्तर से लेके शीर्ष स्तर तक जो हमारी प्रक्रियाएं हैं, पद्धतियां हैं काम करने की, उन सब का विशद और बारीकी से अध्ययन करने का एक अवसर उन प्रतिनिधिमंडल को मिला था, जिसमें रसिया और मॉरिशस, बांग्लादेश और नेपाल के सांसदगण आए थे। एक इजराइल के सांसद को भी आना था, लेकिन वो किसी कारण से नहीं आ पाए। जी। जैसा कि बताया गया हमें केंद्रीय टीम के द्वारा, केंद्रीय भाजपा के द्वारा, कि पूरे देश में 10 दल भारत के आम चुनाव को परखने के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए, आंकलन के लिए पहुँचे हुए हैं, जिसमें एक दल हमारा छत्तीसगढ़ में 4 दिवसीय प्रवास पे आया। 7 सदस्यीय टीम का कुल 10 दल था। हाँ, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तिथियों में जा रहे हैं। ओके। और उसमें अलग अलग कंट्री के भी लोग हैं। ज़्यादातर सब लोग डिप्लोमेट और मेंबर पार्लियामेंट जो वहाँ के हैं वो आए हुए हैं। उसमें महिलाएं भी हैं, उसमें अलग अलग दल के लोग भी हैं। जैसे हमारे यहाँ जो आए थे, नेपाल में केपी शर्मा ओली के बाद वहाँ प्रचंड प्रधानमंत्री हैं, और CPI-ML CPI के और दूसरे वहाँ प्रतिनिधि हैं, वो दोनों भी आए थे। और इसके साथ साथ मॉरिशस के भी लोग थे। रसिया के यूनाइटेड रसिया पार्टी, रशियन पार्टी जो भी उनके पावर में है, उनकी सदस्या वो आई थी, जिनको और भी अनुभव है सेक्रेटरी के रूप में काम करने का, विभिन्न पोर्टफोलियो में काम करने का, मंत्रालयों में काम करने का। तो उनका देखने का नज़रिया अलग अलग था। तो एक साथ संयुक्त बैठक हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बुलाई गई, जिसमें यूथ विंग को, जिसमें महिला विंग को, और हम लोग जो विदेश संपर्क विभाग के लोग हैं, मुझे कन्वीनर का काम पिछले 5 साल से मिला हुआ है, और इस नाते भी हम लोग सबको कोऑर्डिनेट भी करते हैं। हमारे साथ हमारे टीम के सदस्य लोग थे, श्री सोमेश पांडे जी, श्री ललित सिंघानिया जी छत्तीसगढ़ से,
और श्री नकुल भारद्वाज जी, श्री देवांग मौर्य जी, ये दिल्ली से आए थे। तो इन 5 लोगों के साथ उनके लगातार बातचीत हुई। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ, हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ, हमारे उप मुख्यमंत्री जी के साथ, और एक चुनाव कैंपेन उसमें भी उन लोगों ने विज़िट किया। यहाँ के कल्चरल जो सेंटर्स हैं उनका भी उन्होंने विज़िट किया। और जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा बताया गया कि पन्ना प्रमुख से लेके बूथ के हमारे कार्यकर्ता, बूथ कमेटी के अध्यक्ष, बूथ लेवल एजेंट, BLA 2 बोलते हैं जिसको, उस तक के उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की और उस तक के जानकारी उन्होंने हासिल की। और उसके बाद फिर हमारे उन दिनों केंद्रीय टीम के सदस्य श्रीमान विनोद तावड़े जी आए थे। एक रायपुर लोकसभा में महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय में एक गेट टुगेदर हुआ था, इंटेलेक्चुअल मीट हुआ था, यानी बुद्धिजीवी सम्मेलन, उसमें भी उन लोगों ने शरीक हुई। और मतदान केंद्र के दृष्टि से भी कुछ इलाकों में उनका भ्रमण हुआ। यानी पारदर्शिता के साथ भारत का लोकतंत्र अपने सबसे बड़े चुनाव के दौर से, तीसरे चरण के दौर से गुजर रहा है। कितना व्यवहारिक, कितना उसका एक प्रकार से पारदर्शिता के अलावा भी हमारे साथ हम लोग जो सोचते हैं कि कितना लोकतांत्रिक और कितना वो प्रभावी, और साथ ही साथ लोगों तक जाने वाली, पर्कुलेट करने वाली, आप उसको साहित्यिक भाषा में संप्रेषणशील भी कह सकते हैं। बिल्कुल। तो इस दृष्टि से उन लोगों ने आंकलन किया जी। और मुझे लगता है उनके अपने ओपिनियन रहे होंगे, लेकिन वो काफ़ी प्लीज थे। मुख्यमंत्री के साथ निवास में उनका भोजन हुआ, उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी का निवास भी वो गए थे, वहाँ पर स्पीकर साहब भी थे, सब लोगों से अलग अलग बातचीत की। और यहाँ पर जंगल सफारी के अलावा प्रकृति मुक्तांगन, यहाँ के व्यंजन, यहाँ की भाषा शैली, यहाँ का रहन सहन, उस पर उन लोग का एक खास टिप्पणी था कि हम दुनिया के जितने भी स्थानों पर गए हैं, सबसे ज़्यादा हम्बल, विनम्र लोग यदि कहीं दिखे हैं, कहीं मिले हैं, तो हमारा छत्तीसगढ़ है जी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के हर एक विंग के लोगों से उनकी बातचीत। ठीक है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का जो एक नैरेटिव तय किया जाता है, वो विशेष प्रकार का तय नैरेटिव है। धार्मिकता को लेकर के बढ़ने वाली, सांप्रदायिकता का नाम फैलाया जाता है। मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि दक्षिणपंथी राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी को दिखाया जाता है। ये डेलीगेशन जिस जगह को रिप्रेजेंट करते हैं, मैक्सिमम लेफ्ट विंग वाले होते हैं। तो अब जब लेफ्ट वाले 4 दिन दक्षिणपंथी राजनीति को देखते हैं, उनका संप्रेषण देखते हैं जनता के साथ में, जैसे आपने कहा कि जमीनी स्तर तक उन्होंने गए और पन्ना प्रमुख को भी समझने का प्रयास किया, तो चर्चा हुई होगी, क्या प्रतिक्रियाएं थी उन लोग की? देखिए, एक तो सबसे अच्छी बात हुई कि वो खुलकर हमसे बातचीत कर रहे थे, अपने जिज्ञासा प्रकट कर रहे थे, अपने प्रश्न पूछ रहे थे। हम लोग भी बता रहे थे कि हम फंडिंग कैसे करते हैं। हाँ। तो हमने बताया कि हम मोदी जी के नाम पर जो भी हमारे काम है वो तो है ही, और उनकी जो अपील है माइक्रो डोनेशन, उसमें हम हर सदस्य, छोटे से लेके बूथ लेवल से लेके बड़े तक, और पार्टी के हर स्तर के नेता कहीं न कहीं किसी न किसी बूथ को वो एडाप्ट किए हुए हैं। ये उनको बहुत अच्छा लगा। फिर ये बता जो पार्टी का कोई ना कोई नेता एक बूथ को अडॉप्ट किया हुआ है, और वहां पर हम अपने काम को अंजाम देते हैं। बूथ जीता तो सब जीता, ये जो बात चलती है। हाँ, मेरा बूथ सबसे मजबूत भाजपा का, अमित शाह जी विशेष तौर पे जोर देते हैं। हाँ। और फिर जो इलेक्शन कैंपेन में हम जो बात रखते हैं लोगों के बीच में, संवाद उनका रहता है, उसको उन्होंने बहुत गंभीरता से और बहुत ही सूक्ष्मता से उन्होंने ऑब्जर्व किया, अवलोकन किया। उसके प्रति भी उनका एक काफ़ी सकारात्मक रुख निकला। जहाँ तक के राजनीतिक शब्दकोश में कुछ शब्द आता है कि भाई ये पंथ वो पंथ, तो उस बारे में भी उनका रिजर्वेशन कुछ दिखा नहीं।
उनको लगा हम लोग तो सब ओपन है, हमारी हमारी जो स्वीकार्यता है जी। समाज के सब वर्ग में है, हर वर्ग के लोग अपने से जुड़े हैं। जब उनको पता चला कि हमारे माइनॉरिटी के लोग हमारे साथ कार्यक्रमों में आ रहे हैं, कहीं रोड शो में दिख रहे हैं, कहीं और किसी काम में आ रहे हैं, और अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में उनका अलग अलग जगह जाना हुआ, इस तरीके से बहुत एक प्रकार से विशेष दृष्टिकोण से, विशेष दृष्टि से उन्होंने हमारे चुनावी व्यवस्था को, चुनावी दौर को परखा है। और इस नतीजे पर हो सकते हैं कि उनको लगता है कि हम अपने काम को अंजाम देने के लिए सबका साथ ले रहे हैं और सबके विकास की बात को हम लोगों के साथ कर रहे हैं। तो जो ये डेलीगेशन आया था साहू जी, उस डेलीगेशन को आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ये संदेश पहुंचाने में कामयाब हो गई होगी कि जो पूरे विश्व में एक नैरेटिव तय है कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, वो अल्पसंख्यकों के साथ न्याय नहीं करती है, माइनॉरिटी के साथ में न्याय नहीं करती है। ये एक नैरेटिव पूरे देश में, पूरे विश्व में फैला हुआ है। देखिए, इस नैरेटिव का कोई बहुत ज़्यादा सार्थकता तो दिखा नहीं लोगों को भी। हाँ, कुछ नैरेटिव फिक्स करने के लिए लोग कुछ प्रोड्यूस होकर काम करते हैं, हमारे प्रति भी कुछ लोगों का पूर्वाग्रह हो सकता है। लेकिन हम जब राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं जी। तो वो सबको लेकर चलने की बात है। और हमारा नेतृत्व एक ही है, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्रदेश में हमारा नेतृत्व है, मुख्यमंत्री जी नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी नेतृत्व कर रहे हैं। तो उनसे भी उनकी बातचीत बहुत खुलकर हुई है जी। ऐसा नहीं है कि हमसे ही बात हुई है, उनसे भी उनका खुल की बात हुई है। उन्होंने भी सब कहा है और सब उनके जिज्ञासा का समाधान किया है। और इस नाते भी दुनिया की जो निगाह है, दुनिया के लोगों की निगाह है भारत के लोकतंत्र पर, भारत के चुनावी प्रणाली पर और भारत के इस बड़े चुनाव पर, तो मुझे लगता है वो सबको समझ में आएगा। और 95 करोड़ मतदाता, अमेरिका जैसे देश से 3 गुना अधिक मतदाता है हमारे यहाँ। बिल्कुल। और भी कितने देश हैं जिससे कितने गुना होंगे। बिल्कुल। यदि एक चाइना को छोड़ दिया जाए जहाँ पर लोकतंत्र तो नहीं है, जहाँ पर एक दलीय प्रणाली है कहना चाहिए, प्रकार से डिक्टेटरशिप ही है वहाँ, उसको छोड़ दें आप, तो 95 करोड़ मतदाता किसको कहते हैं। और उनको मतदान के लिए प्रेरित करना, हमारे चुनाव आयोग, हमारे सरकारी चुनाव मशीनरी भी, चाहे जिला निर्वाचन अधिकारी हो, चाहे अन्य स्तर के निर्वाचन से जुड़े अधिकारी कर्मचारी हो, सब लोग प्रेरित कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगा जब लोगों के हाथ में चिट्ठी आई, निर्वाचन अधिकारी ने मतदान करने के लिए, प्रेरित करने के लिए कहा है जी। तो ये एक अच्छी बात उनके समझ में आई है, ऐसा लगता है। नहीं, ये बात तो बात अच्छी है कि जो हमारा निर्वाचन आयोग है और निर्वाचन अधिकारी, वो पिछले कई वर्षों से अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी तत्परता है। इसका एक उदाहरण ये है कि मेरे यहाँ दोनों जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं ना, कांग्रेस और भाजपा, का जो पत्रक है वो बाद में आया है। सबसे पहले निर्वाचन आयोग से आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता थी वो दे के चली गई है। जी। तो एक चीज तो है कि निर्वाचन आयोग और हमारे यहाँ के जो भी अधिकारी हैं वो इस मामले में बहुत ही अच्छा और सराहनीय काम कर रहे हैं और जागरूकता भी लेकर के आ रहे हैं। तो ये जो 7 डेलीगेशन इनके साथ आपने पूछा है, तो अंत में एक प्रश्न राजनीतिक रूप से तो करूंगा जी। क्या लगता है, देश में मोदी सरकार तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। और जैसा कि आपने भी अपने स्टोरी में बहुत बार जिक्र किया है, अब की बार 400 पार केवल एक नारा विषय नहीं है। उसका मतलब ये है कि हम जो करना चाहते हैं लोगों के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, देश के लिए और देश की मजबूती के लिए, उसके लिए बहुमत चाहिए। ठीक है, पर वो तो 400 पार, मगर वो तो बाकी नेता बोल रहे हैं कि आप पूरा संविधान ही बदलवा दोगे। देखिए, भारत के संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और उसको पालन करने के लिए हमारी कटिबद्धता, ये किसी से नहीं छिपी है। मैं तो संविधान का विषय तो मेरे लिए बड़ा रुचि का विषय रहा है जी। लेकिन ये युगानुकूल हमारा संविधान कैसे हो, ये चर्चा का विषय होते रहा है। इसीलिए हमने कहा कि हमको 400 पार इसलिए चाहिए हम 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं। हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने की बात कर रहे हैं। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने,
नड्डा साहब ने और राजनाथ सिंह जी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, जो संकल्प जारी किया है, उसके महत्वपूर्ण एजेंडा है। राइट। तो चुनाव है मंगलवार को 7 तारीख, 7 मई को तीसरे चरण का चुनाव, तीसरे चरण का चुनाव। छत्तीसगढ़ पूरा हो जाएगा। पूरा हमारे 7 चार लोकसभा का, लोकसभा। और हम लोग तो रायपुर लोकसभा में हाँ, तो बैठे 4 लोकसभा हो चुकी हैं। जी। अंतिम चरण हमारे यहाँ पे 7 मई को होना है। आप सबसे मैं और हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद निवेदन करते हैं कि आप सब लोग मतदान करने जरूर निकले। जो भी आपको लगे कि अच्छा काम कर रहा है, आपके लिए अच्छा नेता होगा, आपको भला करेगा, आप उसे वोट दे करके जरूर आए। यह आपकी एक शक्ति है और शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, वरना शक्ति निरर्थक हो जाती है। पहले मतदान फिर जलपान। मत हाँ, ये नियम बहुत अच्छा किया है, वो घर पे भी लागू हो सारी महिलाओं को। मोदी जी की तरफ से भी बोल दिया जाता है कि जब तक वोट दे करके ना आए, घर पे भी जलपान ना कराएं। नमस्कार। वोट देने जरूर जाइएगा।